बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद अदनान, योर मैथमेटिक्स टीचर। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 को कवर किया था और आज इंशाल्लाह हम 3.4 को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आप तक इजीली पहुंच सकें। तो बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 उसी तरह है जिस तरह एक्सरसाइज 3.3 थी। 3.3 में आपको मैंने दो मेथड बताए थे, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक क्रैमर रूल। ठीक है, अब वही दो मेथड इस एक्सरसाइज में भी यूज होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। पिछली एक्सरसाइज में क्या था कि आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई थी और फिर उससे आपको मतलब क्वेश्चन में मेंशन थी चीज के आपने इस पे क्रैमर रूल अप्लाई करना है या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। वो दोनों मेथड मैंने आपको बहुत डिटेल से करवाए थे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन होंगे और आपने स्टेटमेंट को समझ के इक्वेशंस बनानी है। जब दो लीनियर इक्वेशन आपके पास बन गई तो पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपने इसको क्रैमर रूल से करना है या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है। और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने कौन से मेथड को यूज करते हुए इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो फिर आप कोई भी मेथड यूज करें, चाहे वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो चाहे वो क्रैमर रूल हो। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। 3.4 का देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फ्रॉम द टू acute angles of a right triangle, one angle is 10 degree less than the other. Find both the acute angles by using Cramer rules. अच्छा, दो acute angles हैं right triangle की। अगर आपने right triangle पढ़ी होगी, ठीक है, पिछली क्लासेस में, उसमें आपको पता होगा कि acute angle जो होता है, दो acute angle हैं तो उनका जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, और फिर दूसरी चीज उसने क्या बताई है, वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन दी अदर, यानी कि एक जो एंगल है वो 10 डिग्री कम है और दूसरा जो एंगल है वो जरी बात है 10 डिग्री उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है उससे। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ से इस स्टेटमेंट को समझ के हमने दो इक्वेशंस बनानी है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अब देखें पिछली एक्सरसाइज में आपने सारी इक्वेशन जितनी भी थी वो एक्स और वाई की फॉर्म में पढ़ी थी, यानी कि उसमें वेरिएबल एक्स और वाई था। ठीक है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको एक्स और वाई की फॉर्म में ही समझा के सॉल्व करके बताऊं, क्योंकि उससे आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले दो एंगल्स हैं, तो एक एंगल को मैं एक्स का नाम देता हूं, लेट एक्स, एंड और दूसरे को वाई का नाम दे देता हूं, लेट एक्स एंड वाई आर टू acute angles। अच्छा अब देखें यहाँ पे हमने एक्स और वाई दो एंगल्स ले लिए। अब आपको मैंने बताया था कि एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, उनका सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ठीक है, डिग्री हम बाद में हम इसको लास्ट में कर लेंगे, फिलहाल हम सिर्फ 90 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं साथ में कि सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज 90। ठीक है, कि 90 डिग्री होता है। अच्छा, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई, अब हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन चाहिए, तभी तो हम क्रैमर रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी चीज उसने देखें कही है कि वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन दी अदर, मतलब एक जो एंगल है वो दूसरे से 10 डिग्री लेस है। ठीक है, और इसका मतलब है दूसरा जो है वो 10 डिग्री से ज्यादा होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि एक्स हमारे पास वो एंगल है जो 10 डिग्री जिसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, वैल्यू ज्यादा है, तो लेट एक्स इज ग्रेटर एंगल। तो फिर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक क्या हो जाएगा, अगर x 10 डिग्री ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 10, यानी कि y में आप 10 ऐड करें तो x की वैल्यू बनती है, यानी कि x जो है वो y से 10 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, अब देखें अगर y को मैं इधर ले आऊं तो ये क्या हमारे पास बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये समझ लें हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब यहां से हमने क्रैमर रूल अप्लाई करना है। ठीक है, अब उसी तरह जिस तरह हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में इसको बना के लिखेंगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म में देखें
x के साथ क्या कोफिशिएंट है 1, y के साथ क्या है 1, इधर x के साथ क्या है 1, इधर y के साथ क्या है -1, ठीक है। उसके बाद देखें वेरिएबल इसमें एक्स वाई यूज हो रहे हैं, वो एक्स वाई में इधर लिख दूंगा, इज इक्वल टू इधर हमारे पास कौन सी वैल्यू है 90 और 10, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें इन दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो इसको यूज करते हुए हमने क्रैमर रूल को अप्लाई करना है। तो क्रैमर रूल में हमारे पास देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए की, ये एक्स की और इज इक्वल टू ये बी की, ठीक है। तो क्रैमर रूल में मैंने आपको बताया था कि एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें एंगल हमने फाइंड करना है ना, क्वेश्चन में क्या है फाइंड द बोथ एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एंगल, एक एंगल को हमने x और दूसरे को y का नाम दे दिया, तो मतलब x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू का फार्मूला मैंने आपको बताया था क्रैमर रूल में, ax डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट, और इसी तरह y की वैल्यू के लिए ay डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट, ठीक है बच्चों। अब देखें ax कैसे बनेगी मैट्रिक्स, सबसे पहले पहले हम a का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। देखें a हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, दरमियान में माइनस आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 1 जार 1, साथ में माइनस है तो -1, -1 1 जार 1, -1 -1 -2, ठीक है। ये a मॉड हमारे पास आ गया है -2। अब ax का मॉड हमें निकालना है, तो सबसे पहले ax वाली हमें मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। ax वाली मैट्रिक्स बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो a वाली मैट्रिक्स है इसका x कॉलम हमने छोड़ देना है, इसकी जगह ये b वाली मैट्रिक्स लिख देनी है 90 और 10, ठीक है, 90 और 10, और जो y वाला कॉलम है 1 -1 वो ऐसे ही आ जाएगा 1 -1। अब देखें हमें इसमें ax का डिटरमिनेंट चाहिए, तो हम ax का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 90 मल्टीप्लाइड बाय -1, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, 90 1 जार 90, साथ में माइनस है तो ये -90 हो गया, -10 1 जार 10, -90 -10 माइनस माइनस प्लस, 90 में 10 प्लस करो तो 100 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये -100, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू आप इस x वाली इक्वेशन में डाल दें तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ax का मॉड हमारे पास क्या आया है -100 डिवाइडेड बाय a का मॉड हमारे पास क्या था -2, ठीक है। ये माइनस और माइनस कैंसल, 2 1 जार 2, 2 50 जार 100, तो एक हमारे पास जो एंगल है वो 50 डिग्री आ गया है, ठीक है। ये समझ लें हमारे पास एक एंगल आ गया, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू y के निकालने के लिए देखें हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, a का मॉड तो हमने निकाल लिया, वो हमारे पास -2 आया, a y का डिटरमिनेंट हमने निकालना है, तो पहले हम a y वाली मैट्रिक्स बना लेते हैं। a y वाली देखें मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये जो ए वाली मैट्रिक्स है इसका y वाला कॉलम आपने छोड़ देना है, उसकी जगह ये वाला लिख देना है b वाला, और ए x वाला कॉलम वही आपने लिखना है, x वाला हमारे पास है 1 1, और y वाले की जगह हमने क्या लिखना है 90 और 10, 90 और 10। अच्छा अब देखें ए वाई का हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तभी तो हम वैल्यू वहां पे पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारे पास आएगी। तो ए वाई का हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। देखें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, माइनस 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 10 1 जार 10, माइनस 90 1 जार 90। अब देखें 90 माइनस 90 में 10 को माइनस करें तो 80 आता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये -80, ठीक है। अब दूसरा एक्यूट एंगल अगर हमें y निकालना है तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले a y का मॉड हमारे पास आया था -80 डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट हमारे पास आया है -2, ठीक है। ये माइनस और माइनस कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 40 जार 80, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 40 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास दूसरा एंगल आ गया, एक हमारे पास आया है एंगल 50 डिग्री और एक हमारे पास 40 डिग्री, और देखा जाए तो देखें ये जो एंगल है वो से 10 डिग्री ज्यादा है, ठीक है, जो उसने क्वेश्चन में चीज मेंशन की थी और हमने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कंडीशन भी लिखी थी। तो ये हमारे पास एक 40 डिग्री एंगल आया है और एक 50 डिग्री आया है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इन अ क्विज अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस गेटिंग ₹125. If every correct literature reply is credited ₹5 and every correct science reply is credited ₹10, then find the number of correct replies of literature and science separately. अच्छा अब देखें सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है कि अब्दुल्ला ने 15 क्वेश्चन के आंसर किए हैं जो कि लिटरेचर और साइंस में से पूछे गए, और 125 रुपए उसने जीते हैं, ठीक है। अब देखें करना क्या है, इफ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई इज
क्रेडिटेड ₹5। कहते हैं कि अगर उसने जो 15 क्वेश्चन दिए हैं, आंसर दिए हैं क्वेश्चंस के, उसमें से जितने भी लिटरेचर के उसने सही जवाब दिए हैं उसके अगर ₹5 उसको मिले एंड एवरी करेक्ट साइंस रिप्लाई, और जो हर सही साइंस के क्वेश्चन का उसने रिप्लाई किया है उस पे अगर उसको ₹10 मिले, तो फिर बताएं कि उसने देन फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर एंड साइंस सेपरेटली। तो फिर बताएं कि उसने कितने लिटरेचर के करेक्ट आंसर दिए हैं क्वेश्चंस के और कितने साइंस के क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखें हमारे पास दो कंडीशंस दी हुई हैं। एक तो उसने के टोटल जो क्वेश्चन के आंसर दिए हैं वो 15 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं जो लिटरेचर और साइंस दोनों के मिला के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर के जितने भी क्वेश्चन थे उसके जितने भी उसने करेक्ट आंसर दिए हैं उसको मैंने x का नाम दे दिया है, और दूसरे वाले को साइंस के वाले को हम y का नाम देते थे। इसमें वही चीज है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑफ साइंस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि लिटरेचर के क्वेश्चन जितने उसने करेक्ट आंसर दिए इसको मैंने x का नाम दे दिया और दूसरे का y का नाम दे दिया। अब कितने उसने करेक्ट आंसर दिए हैं? 15। तो इसका मतलब है लिटरेचर और साइंस के क्वेश्चन मिला के उसने 15 के आंसर दिए हैं, तो x प्लस y हमारे पास क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज अब देखें, उसने कहा है कि उसने ₹125 जीते हैं। ठीक है, ₹125 उसने जीते हैं, और उसने किया क्या है कि करेक्ट लिटरेचर, अगर उसके हर करेक्ट लिटरेचर के क्वेश्चन पे इसको ₹5 मिले और साइंस के क्वेश्चन पे इसको ₹10 मिले, ठीक है, तो फिर बताएं इसने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं। इसका मतलब है कि हर उसके लिटरेचर के करेक्ट आंसर पे इसको ₹5 मिले हैं और साइंस के हर क्वेश्चन के आंसर पे इसको ₹10 मिले हैं, और टोटल उसने जीते हैं 125। तो लिटरेचर के 5 क्वेश्चन ₹5 मिले हैं इसको, यानी कि 5x प्लस जो हमारे पास साइंस के क्वेश्चन थे उसके हर क्वेश्चन पे इसको ₹10 मिले हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10y इज इक्वल टू, इन दोनों के मिलाकर उसके पास कितने पैसे बने थे? 125, यानी कि 125 उसने जीते थे। ठीक है, अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अच्छा अब देखें, उसने ये नहीं बताया हुआ कि आप इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करें या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें, क्योंकि उसने सिर्फ कहा है कि आप जो है ना करेक्ट जितने भी इसने रिप्लाई दिए हैं लिटरेचर के और साइंस के वो आप फाइंड करें। इनके इस इक्वेशन के हिसाब से आपने x की वैल्यू कितने इसने करेक्ट आंसर लिटरेचर के दिए हैं और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेशक आप क्रैमर रूल लगाएं या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाएं, क्रैमर रूल ज्यादा इजी है क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस भी आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हम क्रैमर रूल यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, क्रैमर रूल में सबसे पहले आपको पता है कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मैट्रिक्स फॉर्म इसकी क्या बनेगी? देखें, x के साथ क्या कोफिशिएंट है? 1, y के साथ क्या है? 1, नीचे x के साथ क्या है? 5, y के साथ क्या है? 10। ठीक है, और उसके बाद वेरिएबल वाली मैट्रिक्स x y इज इक्वल टू के देखें उस साइड पे क्या है? 15 और 125। ठीक है, अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है इस मैट्रिक्स को a का नाम देते हैं, इसको x का और इसको b का नाम देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो क्या हम करते हैं? x इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। और इसी तरह y की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए क्या फार्मूला है? ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम ये a वाली जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। a डिटर्मिनेंट देखें क्या बनेगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखें 10 1 ज़र 10 होता है, माइनस 5 1 ज़र 5, 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, अब दूसरी चीज जो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए चाहिए वो है ax का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ax वाली मैट्रिक्स बनाएंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और ax वाली मैट्रिक्स का आपको मैंने बताया हुआ है कि a वाली जो मैट्रिक्स है उसको x वाला कॉलम रिप्लेस कर देना है आपने इस b वाली मैट्रिक्स के साथ, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 15 और 125, और y वाला कॉलम वही रहेगा 1 और 10। अब देखें यहाँ पे हमें ax का डिटर्मिनेंट चाहिए था, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 125। 15 10 सर कितने होते हैं? 150 माइनस 125 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 125 रहते हैं। 150 में से 125 को माइनस करें तो यहाँ पे 25 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये ax का मॉड आ गया है हमारे पास। ठीक है, तो अब ax का जो मॉड है वो x के फार्मूले में यहाँ पे
पुट कर देंगे x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखें ऊपर a x का डिटर्मिनेंट था वो हमारे पास आ गया है 25, तो यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय नीचे a का डिटर्मिनेंट था वो हमने निकाल लिया है 5, ठीक है। तो 5 1 5 5 5 25, तो x इज इक्वल टू 5, ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब दूसरी वैल्यू y के निकालने के लिए हमें a का मॉड तो हमने निकाल लिया वो 5 है, a y का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले a y वाली मैट्रिक्स बना लेते हैं। a y वाली देखें, a वाली मैट्रिक्स ये है, तो इसका जो y वाला कॉलम है उसको हमने रिप्लेस कर देना है इसके साथ। x वाला कॉलम वही आ जाएगा 1 5, और y वाले कॉलम की जगह 15 और 125, 15 और 125। अब देखें हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट देखें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 125 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। तो 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 ही रहेगा, माइनस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 75, ठीक है। अच्छा, अब 125 में से 75 माइनस करें तो कितने हो जाएंगे 25 यहाँ से और 25 यहाँ से, तो ये 50 हमारे पास रह जाएंगे, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे वो a y के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी और a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो देखें y हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ऊपर हमारे पास a y का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, वो वैल्यू आई है 50 डिवाइडेड बाय नीचे a का डिटर्मिनेंट, वो वैल्यू हमारे पास आई है 5। आप देखें 5 1 5 5 10 50, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 10। आप देखें दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई है, तो x को हमने क्या नाम दिया था, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो लिटरेचर के जो करेक्ट आंसर इसने दिए हैं वो हमारे पास है 5, और साइंस के जो करेक्ट आंसर उसको हमने y का नाम दिया था। तो साइंस के जितने उसने करेक्ट आंसर दिए हैं वो हमारे पास वैल्यू आई है 10, यानी कि 5 लिटरेचर के करेक्ट आंसर उसने दिए हैं और 10 जो है वो साइंस के करेक्ट आंसर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ असद बॉट 3 notebooks and 2 books paying rupees 600 and Iman bought 4 notebooks and 1 book paying rupees 550, find the cost of each notebook and book, use Kramer's rule, ठीक है। अच्छा, असद ने क्या किया है कि 3 नोटबुक्स ली हैं और 2 जो है वो बुक्स ली हैं और उसने 600 रुपए दिए हैं, ठीक है। इसी तरह ईमान ने 4 नोटबुक्स ली हैं और 1 बुक ली है और उसने 550 रुपए दिए हैं, ठीक है। तो हमने नोटबुक और बुक की जो प्राइस है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इस चीज को जो हमने फाइंड करनी है, एक को हम एक्स का नाम दे देते हैं और एक को हम वाई का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, लेट एक्स इज प्राइस ऑफ नोटबुक, एक नोटबुक की जो प्राइस है उसको हम एक्स का नाम दे देते हैं, और वाई को वाई इज प्राइस ऑफ बुक, ठीक है। नोटबुक की प्राइस को हमने एक्स का नाम दे दिया है और वाई को हमने बुक की प्राइस का नाम, बुक की जो प्राइस थी इसको वाई का नाम दे दिया है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि असद ने 3 नोटबुक्स और 2 बुक्स लिए हैं और 600 रुपए दिए, यानी कि 3 नोटबुक्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दोनों कंडीशंस के मुताबिक देखें, असद ने 3 नोटबुक्स ली हैं, ठीक है, यानी कि 3x, और उसने क्या लिया है प्लस 2 बुक्स ली हैं यानी कि 2y, क्योंकि बुक्स को हमने y का नाम दे दिया है, और उसने कितने रुपीस दिए हैं 600, 600, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज है, ईमान ने जो है वो 4 नोटबुक्स ली हैं यानी कि 4x प्लस और एक उसने बुक ली है यानी कि 1y, लेकिन y के साथ हम 1 नहीं लिखते तो हम सिर्फ y लिखेंगे, और इसने कितने रुपीस दिए हैं, इसने 550 दिए हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने x और y यानी कि हमने नोटबुक की प्राइस और बुक की प्राइस जो है वो फाइंड करनी है उसकी, और हम यहाँ पे हमने करना क्या है, साथ में उसने मेंशन भी कर दिया है कि आपने क्रैमर रूल यूज करना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं, तो अब क्रैमर रूल से क्या होता है कि हम सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए x के साथ कोफिशिएंट 3 है, y के साथ 2 है, इस x के साथ 4 है और इस y के साथ कोई नहीं है, मतलब 1 है। उसके बाद यहाँ पे हम वेरिएबल लिख लेते हैं x y, और इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 600 और 550 आ जाएंगे, ठीक है।
इस मैट्रिक्स को हम ए का नाम देते हैं, इसको एक्स का नाम देते हैं और इसको बी का नाम देते हैं। अब करना क्या है, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह वाई की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ये देखिए हमारे पास ए वाली मैट्रिक्स है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। 3 1 जा 3 माइनस 2 4 जा 8। अब देखें 8 में से 3 माइनस हुए तो 5 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास ax वाली मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे ax वाली मैट्रिक्स बना लेते हैं। ax वाली बनाने के लिए सबसे पहले जो a वाली मैट्रिक्स है उसका जो x वाला कॉलम है उसकी जगह हमने रिप्लेस कर देनी है ये वाली वैल्यू जो b की है 600 और 550। ठीक है, और जो y वाला कॉलम है वो ऐसे ही आ जाएगा 2 और 1। ठीक है, तो अब हमें चाहिए क्या, हमें ax का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम यहाँ से ax का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 600 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 550। ठीक है, अच्छा अब देखिए 600 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 ही रहेगा, माइनस 550 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1100 आ जाता है। ठीक है, अब 1100 में से 600 को माइनस करें तो ये हमारे पास 500 बचते हैं और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन ऐसे ही आएगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो वैल्यू हमने निकाली है ax की और a की वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास -500 आया है और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास -5 आया है। ठीक है, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, 5 1 और 5 और साथ में 2 0, तो x इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। दूसरी वैल्यू हमने y की फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास a y का डिटर्मिनेंट होना जरूरी है और a y का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास a y की मैट्रिक्स होना जरूरी है। a y की मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे कि ये जो a वाली मैट्रिक्स है इसका y वाला कॉलम हम रिप्लेस कर देंगे इन वैल्यूज के साथ। ठीक है, x वाली वैल्यू वही रहेंगी 3 और 4 और y वाली वैल्यूज की जगह ये 600 और 550 आ जाएगा, 600 और 550। ठीक है, अच्छा अब देखें ए वाई का हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 550 माइनस 600 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, अब देखें 550 अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1100 आते हैं और 11 को 500 प्लस करें तो 1600 और साथ में 50 भी है तो 1600 और 50 आ जाएगा, माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 24 आता है और साथ में 2 जीरो भी है तो ये 2400। ठीक है, अब देखिए 1650 2400 में से 1650 को माइनस करें तो कितना आता है, 400 यहाँ में से आ गया और 350 यहाँ से। ठीक है, तो 400 और 350 कितने होते हैं 750। ठीक है, और साथ में बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -750। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ए वाई के डिटर्मिनेंट की। अब हमें y की वैल्यूज चाहिए तो a y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a y का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया -750 डिवाइडेड बाय a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी -5। माइनस और माइनस कैंसिल हो गए और यहाँ पे 5 1 और 5 और आगे हमारे पास 2 चले गए तो 25 बन गया, 5 5 Z 25 और साथ में 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 150। ठीक है, यानी कि प्राइस ऑफ बुक कितनी आ गई है, यहाँ पे हम लास्ट पे लिख लेते हैं प्राइस ऑफ वन बुक। ठीक है, एक बुक की प्राइस कितनी आई है हमारे पास, बुक की प्राइस को हमने x का नाम दिया हुआ था तो ये हमारे पास आ गई है 100। ठीक है, और इसी तरह प्राइस ऑफ वन नोटबुक, एक नोटबुक की प्राइस को हमने क्या नाम दिया हुआ था, नोटबुक की प्राइस को हमने x का नाम दिया हुआ था तो वो हमारे पास प्राइस आ गई है इसकी अच्छा यहाँ पे बुक की प्राइस हमारे पास 150 आई है, यहाँ पे 150 आ जाएगा। ठीक है, और नोटबुक की प्राइस x थी ना तो वो x की वैल्यू हमारे पास 100 आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है सम ऑफ एजेस ऑफ टू सिस्टर्स सुंदस एंड Zainab is 22 years. If Sundas is 1 year older than twice the age of Zainab, find the ages of
बोथ द सिस्टर्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये चीज बताई गई है कि दो सिस्टर्स हैं सुंदस और जैनब, उन दोनों की एजेस को अगर हम सम करें ना तो वो 22 आती है। ठीक है, फिर उसने एक और कंडीशन बताई है कि इफ सुंदस इज 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, यानी कि सुंदस जो है अगर जैनब की एज को हम ट्वाइस करें, डबल करें, फिर भी उससे 1 साल बड़ी है। ठीक है, फाइंड द एजेस ऑफ बोथ द सिस्टर, हमने दोनों की एजेस फाइंड करनी है और कौन सा मेथड यूज करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करना है। ठीक है, अब देखें दोनों की एजेस फाइंड करनी है तो एक की एज को मैं एक्स का नाम दे देता हूं, दूसरी की एज को वाई का नाम दे देता हूं। तो मैं सुंदस की एज को क्या करता हूं, एक्स का नाम दे देता हूं, एक्स इज इक्वल टू सुंदस सुंदस एज। ठीक है, यहां पे मैं साथ में लेट कर लेता हूं और वाई जैनब की एज को नाम दे देता हूं जैनब्स एज। ठीक है, अब देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस यानी कि जो चीजें क्वेश्चन में हमें दी हुई हैं, सबसे पहले तो उसने ये दिया था कि इन दोनों की एज को हम सम करें तो वो क्या आती है 22, यानी कि सुंदस की एज एक्स को और वाई के जैनब की एज वाई को हम प्लस करें तो वो हमारे पास आएगी 22। ठीक है, दूसरी उसने चीज ये कही है कि इफ सुंदस इज 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, यानी कि जैनब की एज को अगर हम डबल भी करें, यानी कि वाई है तो 2y करें, फिर भी अगर उसमें मतलब जो सुंदस की एज है वो उससे 1 साल वो ज्यादा बड़ी है। ठीक है, यानी कि सुंदस की एज जो एक्स है वो क्या है, जैनब की एज को डबल करें, 2y कर दें यानी कि जैनब की एज को, और फिर उसमें ऐड भी 1 ऐड करें तो ये सुंदस की एज बनती है, यानी कि सुंदस की एज जो है वो जैनब की एज के जो डबल है उससे भी 1 साल ज्यादा है। ठीक है, 1 ईयर ओल्डर देन द ट्वाइस द एज ऑफ जैनब। ठीक है, तो जैनब की एज को हमने डबल किया तो उससे भी 1 साल ज्यादा है, तो 1 साल हमने ऐड इसमें कर दिया। ठीक है, तो ये किसकी एज बनती है, सुंदस की एज बनती है। ठीक है, अब एक्स को अगर मैं इधर ले आऊं, पहले मैं इन दोनों को जो है ना तरतीब से लिख लेता हूं। पहले ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 22, और जो नीचे वाली है उसको मैं y को इधर ले आऊं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं लीनियर। अब क्वेश्चन ये था कि हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करना है, तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिख दूं मैं, 1 इसके साथ भी 1 है, इसके साथ नीचे 1 है और इसके साथ -2 है। उसके बाद वेरिएबल x और y यूज हो रहे हैं और इस साइड पे हमारे पास 22 और 1 है। ठीक है, तो इक्वेशन जो हमारे पास है ax इज इक्वल टू बी, अब a को उधर ले जाएं तो क्या बनता है हमारे पास, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखें b हमारे पास मौजूद है, a इनवर्स हमें चाहिए ताकि ये समझ लें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करें। x भी हमें पता है कि x हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है, b भी पता है, a इनवर्स का नहीं पता। ठीक है, तो a इनवर्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a मॉड, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम a मॉड यानी कि a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। वैसे a इनवर्स का मैं फार्मूला लिख देता हूं पहले, वो है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। देखें डिटर्मिनेंट a वाली मैट्रिक्स ये है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब देखें 2 1 2 साथ में माइनस है तो -2, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 1 1, -2 -1 क्या हो जाएंगे -3। ये हमारे पास आ गया a का डिटर्मिनेंट। दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो एडजॉइंट ऑफ a चाहिए ताकि हम a का इनवर्स फाइंड कर लें। तो एडजॉइंट ऑफ a आपको पता होना चाहिए, ये भी हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था कि एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, ये a वाली मैट्रिक्स है तो इस इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा, यानी कि -2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, इधर भी हमारे पास -1 इधर भी -1। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब a इनवर्स क्या आएगा, देखें a इनवर्स का जो फार्मूला था एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a मॉड, तो एडजॉइंट ऑफ a ये आया है हमारे पास -2 -1 -1 और 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट वो हमारे पास क्या आया था -3। अब देखिए मैं इसको डिवाइड नहीं करता अभी, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड वाली फॉर्म में चला गया तो फिर मसला हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये a इनवर्स आ गया। अब a इनवर्स की ये जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b।
तो ये x इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे हम -2 -1 -1 1 और डिवाइडेड बाय -3 और साथ में इसके b भी है तो b की जगह उसकी जो मैट्रिक्स है वो 22 और 1 वो हम लिख देंगे 22 इंटू 1 नीचे। आप देखें ऊपर वाली दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई और ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। पहली वैल्यू के साथ प्लस दूसरी वैल्यू के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा 22 के साथ प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। फिर इसी तरह सेकंड रो ये वाला कॉलम आ जाएगा पहली वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू के साथ -1 मल्टीप्लाई होगा 22 के साथ प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ठीक है। ये हमने ऊपर इनको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाय जो नीचे -3 था वो वैसे ही आ गया, ठीक है। तो ये देखें क्या बनेगा, ऊपर 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है हमारे पास -44 आ जाएगा क्योंकि माइनस का भी साइन है, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे 22 को 1 से मल्टीप्लाई करें 22 ही रहेगा, साथ में माइनस है तो -22 आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या था -3, ठीक है। आप देखें इनको ऊपर कैलकुलेट कर देते हैं -44 और -1 क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस 44 में 1 को प्लस करें तो 45 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये -45 -22 प्लस 1 प्लस माइनस -22 में 1 को माइनस करें तो 21 आता है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -21, ठीक है, डिवाइडेड बाय -3। अब इस डिवाइड जो हो रहा है वैल्यू उसको हम इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे इसके साथ भी, और इधर हमारे पास x था तो x की भी हम मैट्रिक्स लिख देंगे, वो हमारे पास क्या थी xy, ठीक है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा xy इज इक्वल टू इधर -45 डिवाइडेड बाय -3 और -21 डिवाइडेड बाय -3, ठीक है। -3 को मैंने दोनों के साथ डिवाइड कर दिया। अब देखें यहाँ पे ये माइनस और माइनस कट हो गए, 3 1 जा 3 और 3 15 जा 45, ये भी माइनस और माइनस कट हो गए, 3 1 जा 3 3 7 जा 21। तो ऊपर अगर हम कंपेयर करें वैल्यू तो x की वैल्यू हमारे पास ऊपर 15 आई है और y की वैल्यू हमारे पास नीचे 7 आई है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू को हमने किसका नाम दिया था सुंदस की एज का, तो सुंदस की एज यहाँ पे आप साथ में लिख सकते हैं सुंदस एज, वो हमारे पास 15 आई है और जो जैनब की एज थी वो हमारे पास y थी तो वो 7 ईयर्स, यानी कि जैनब्स एज, ठीक है। तो जैनब की एज 7 साल है 7 ईयर्स, साथ में ईयर्स भी आप लिख सकते हैं, और सुंदस की एज 15 ईयर्स है, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, टू ट्रक्स हैव कैपेसिटीज ऑफ 10 टन्स एंड 12 टन्स, they made a total of 20 round trips to haul 226 tons of sand to the community park. How many round trips did each truck make? ठीक है। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, हमने राउंड ट्रिप्स फाइंड करने के जो दोनों ट्रैक्स जो है ना वो करते हैं एक मतलब एक दिन में या समझ लें जितने भी टाइम पीरियड में, ठीक है। तो सबसे पहले देखें मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। दो ट्रक्स हैं जिनकी कैपेसिटी, एक की कैपेसिटी 10 टन है और एक की कैपेसिटी 12 टन है, यानी कि वजन उठाने के हिसाब से, ठीक है। दे मेड अ टोटल ऑफ 20 राउंड ट्रिप्स, वो जो है ना वो 20 राउंड ट्रिप्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे एक जगह है, ठीक है, यहाँ से वो कोई सामान लोड करते हैं फिर किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं या किसी तीसरी जगह पे करते हैं, फिर दोबारा से यहाँ पे जब आएंगे तो वो एक राउंड ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जब 2 दफा आएंगे तो 2 राउंड ट्रिप हो जाएंगे। तो क्या है, दे हैव मेड अ टोटल ऑफ 20 राउंड ट्रिप्स। अब ये वो दोनों मिलके जो है ना वो 20 राउंड ट्रिप्स लगाते हैं टू होल 226 टन्स ऑफ सैंड, 226 टन जो रेत है उसको उठाते हैं और 20 राउंड ट्रिप्स लगाते हैं, यानी कि 20 दफा चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने फाइंड करना है कि हाउ मेनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेक, तो हर एक ट्रक कितने राउंड जो है वो ट्रिप लगाता है। आप देखें एक की कैपेसिटी 12 टन है तो वो ज्यादा वजन उठाता होगा, ठीक है। आप ज्यादा वजन उठाता है तो उसको कम राउंड ट्रिप लगाने पड़ेंगे। इसी तरह एक की कैपेसिटी अगर 10 टन है तो वो मतलब उसका वजन वो कम उठा सकता है तो फिर वो उसको ज्यादा लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा हमने फाइंड राउंड ट्रिप्स करने हैं तो एक राउंड ट्रिप एक्स, मतलब मैं एक को एक्स का नाम दे देता हूं, लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स बाय 10 टन ट्रक, यानी कि जो
10 टन जो ट्रक है ना, 2 ट्रक्स बताए थे, एक 10 टन है और एक 12 टन है, ठीक है। 10 टन वाले ट्रक को मैंने एक्स का नाम दे दिया कि वो जितने राउंड ट्रिप्स लगाता है उन राउंड ट्रिप्स को मैंने एक्स का नाम दे दिया, और दूसरे वाले को मैं वाई का नाम दे देता हूँ, ठीक है, ऑफ 12 टन ट्रक, ठीक है। दूसरे वाले ट्रक्स को नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स बाय 12 टन ट्रक्स, उसको मैंने वाई का नाम दे दिया, यानी कि उसके जो राउंड ट्रिप्स हैं वो वाई का। अब देखें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अच्छा देखें हमारे पास के दोनों के राउंड ट्रिप्स कितने लगते हैं 20, तो अगर 10 टन ट्रक्स के एक्स हैं और दूसरे के वाई हैं, तो इन दोनों के मिला के कितने बनते हैं 20, तो इसका मतलब है एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारे पास 20। सिंपल, एक ट्रक के राउंड ट्रिप्स को ऐड करो दूसरे ट्रक के राउंड ट्रिप में, तो टोटल हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में वो राउंड ट्रिप्स आ जाएंगे, सिंपल, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि 226 टन जो है वो रेत उठाते हैं। अब देखिए एक की कैपेसिटी अगर 10 टन है, दूसरे की 12 टन है, तो दोनों मिला के जो है वो कितना 226 टन उठाते हैं, ठीक है। तो समझ लें हमारे पास जो 10 टन ट्रक है उसको हमने एक्स का नाम दिया था, तो इसको हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10x, ठीक है, क्योंकि ये 10 टाइम जो है वो एक्स हो जाएगा, प्लस दूसरा 12 टाइम हो जाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी 12 टन है, ठीक है, वजन उठाने की, और ये टोटल जो मिला के दोनों वजन उठाते हैं वो कितना है 226 टन, तो यहाँ पे आ जाएगा 226, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं, हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स, ठीक है, यानी कि एक्स और वाई। 10 टन जो ट्रक है उसके राउंड ट्रिप्स फाइंड करने हैं, वो एक्स की वैल्यू आएगी, और जो 12 टन ट्रक है उसके राउंड ट्रिप्स फाइंड करने हैं, वो वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, y के साथ भी कुछ नहीं है मतलब 1, इधर x के साथ नीचे 10 है और इधर y के साथ 12 है। वेरिएबल इसमें एक्स वाई यूज किए हैं मैंने, तो एक्स वाई का एक मैट्रिक्स बन जाएगी, और यहाँ पे इधर हमारे पास 20 और 226, ठीक है। इसको हम ए का नाम देते हैं, इसको एक्स का और इसको बी का, ठीक है। अब देखें इस क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं बताया गया कि क्रैमर यूज करें या मैट्रिक्स इन्वर्जन करें, मुझे क्रैमर ज्यादा इजी लगता है तो मैं क्रैमर मेथड यूज करूंगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा क्रैमर रूल में आपको पता है कि एक्स और वाई की वैल्यू सिंपल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट आप फाइंड करें और इसको डिवाइड कर दें ए डिटर्मिनेंट के साथ। अब ए वाली मैट्रिक्स ये है, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर 10 के साथ, 12 1 12 माइनस 10 1 10, 12 माइनस 10 2, ठीक है, ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए। सबसे पहले हम ए एक्स वाली मैट्रिक्स बना लेते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू, देखें क्या मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, ए वाली मैट्रिक्स का जो एक्स वाला कॉलम है उसकी जगह हमने ये वाली वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है, यानी कि यहाँ पे 20 और 226 आ जाएगा, और वाई वाली वैल्यू वही रहेगी हमारे पास 1 और 12, ठीक है। तो अब ए एक्स का हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं कि क्या आता है हमारे पास। देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है डिटर्मिनेंट में, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 12, माइनस 1 को 226 से मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाइड बाय 226, ठीक है। तो देखें ये क्या हमारे पास बनती है, 20 को अगर हम 12 से करें तो ये मेरे ख्याल में 240 बनते हैं, 240 माइनस 226, ठीक है, 26 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 226 ही रहेगा। अब 240 में से 226 माइनस करें तो ये 14, ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें और ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दें, सिंपल। तो एक्स इज इक्वल टू ऊपर 14 आ जाएगा और नीचे ए का हमारे पास डिटर्मिनेंट 2 आया था, 2 1 2 2 7 14, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है 7, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमने y के निकालनी है, तो उसका फार्मूला ये दिया हुआ है, a का डिटरमिनेंट हमने पहले फाइंड किया हुआ है, a y का हमें डिटरमिनेंट चाहिए, तो सबसे पहले a y वाली मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। a y वाली मैट्रिक्स बनाने के लिए जो a वाली मैट्रिक्स है उसका y वाला कॉलम जो है उसको इस वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है। पहली वैल्यू वैसे ही रहेंगी 1 और 10, और जो दूसरा कॉलम है उसको हमने 20 और 26 226 से रिप्लेस कर देना है। अब हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट देखें क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 को 226 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10।
आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो नंबर वही रहेगा, -20 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 200 रहेगा। अब 226 में से 200 को माइनस करें तो 26 रह गया, सिर्फ ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है वो वैल्यू ऊपर आ जाएगी और a वाली जो वैल्यू हमने फाइंड की थी 2 वो नीचे आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू ये हमारे पास बन जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 13 जा 26, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13। ठीक है, अब देखें x को हमने किसके राउंड ट्रिप्स, 10 टन जो ट्रक था उसके राउंड ट्रिप्स को हमने x का नाम दे दिया, तो वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, राउंड ट्रिप्स बाय 10 टन ट्रक, कितने राउंड ट्रिप ये लगाएगा, 7। ठीक है, x का। उसके बाद जो हमारे पास 12 टन ट्रक है उसके y का नाम दे दिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा राउंड ट्रिप्स वो सारा उसी तरह बाय 12 टन ट्रक, वो हमारे पास कितना आ गया है, 13। ठीक है, तो एक ट्रक जो है वो 7 राउंड ट्रिप लगाएगा और दूसरा जो है वो 13 लगाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, टू मेक 20 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय with 70% aluminium, a metallurgist wants to use two metals with 55% and 80% aluminium content. How much of each metal he should use? अच्छा देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अच्छा 20 किलो का एक एल्यूमिनियम अलॉय बनाना है, ठीक है, जिसमें 70% एल्यूमिनियम होना चाहिए। ठीक है, अब मेटलर्जिस्ट वांट्स टू यूज टू मेटल्स, अब जो बंदा ये बनाएगा वो दो तरह के मेटल यूज करना चाहता है। ठीक है, एक मेटल में 55% एल्यूमिनियम है और दूसरे मेटल में हमारे पास 80% एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि इस चीज को बनाने के लिए यानी कि 20 किलोग्राम एल्यूमिनियम अलॉय 70% जो है वो एल्यूमिनियम के साथ बनाने के लिए उसको इन दोनों मेटल्स में कितना कितना उसने यूज करना चाहिए, ताकि वो हमारे पास ये जो कंडीशन दी हुई है 20 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय विद 70% एल्यूमिनियम, इसको सेटिस्फाई करते हुए, इसको पूरा करते हुए एल्यूमिनियम अलॉय बना ली। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच ऑफ ईच मेटल ही शुड यूज। ठीक है, तो जो दो तरह के मेटल हैं, पहले मेटल को हम एक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू मेटल विद 55% एल्यूमिनियम। ठीक है, मेटल with 55% एल्यूमिनियम। ठीक है, और दूसरे मेटल जो जिसमें 80% एल्यूमिनियम यूज हो रहा है उसको y का नाम देते हैं, y इज इक्वल टू मेटल विद क्या आ जाएगा हमारे पास 80% एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, आप देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, क्या कंडीशंस हमें गिवन है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि इन दोनों मेटल को अगर मिलाएं तो उसका वेट कितना होना चाहिए, 20 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज उसने बताई है वो ये है कि 55% एल्यूमिनियम का जो पहला मेटल है उसमें 55% एल्यूमिनियम होना चाहिए और जो दूसरा है उसमें 80% एल्यूमिनियम होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के जो फाइनल हमारे पास बनेगा मेटल वो कितना उसमें होना चाहिए, 70%। ठीक है, यानी कि हम इसमें अगर 55% एल्यूमिनियम है, 55% एक्स में y के साथ हमने क्या नाम दिया, 80% y के साथ हो जाएगा इज इक्वल टू, और कितना हमें चाहिए 70%। ठीक है, फाइनल 70%, और साथ में इसका वेट कितना होना चाहिए 20 किलोग्राम, तो साथ में हम इसको 20 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज निकालने के लिए, खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हम 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको अगर 100 से डिवाइड करें नीचे, तो 100 जब 55 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे हमारे पास 0.55x प्लस यहाँ पे 0.80y इज इक्वल टू 70 के साथ जब होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.70 मल्टीप्लाइड बाय 20। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखें क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा 0.55x प्लस 0.80y इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कैलकुलेटर का यूज करते हुए कि ये हमारे पास क्या आंसर देगा हमें, 0.70 को मल्टीप्लाई करना है हमने 20 के साथ, तो ये हमारे पास आती है
वैल्यू 14। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी, इक्वेशन नंबर 2 को हम जरा सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसको पॉइंट को मुझे खत्म करना पड़ेगा ताकि मेरे लिए ज्यादा इजी हो, तो मैं पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 55x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 80y इज इक्वल टू 14 को जब 100 से करेंगे तो 1400। अब ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई है, और पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई है 55x प्लस 80y इज इक्वल टू 1400। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म हम बना लेते हैं कि क्या बनेगी हमारे पास। देखिए x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, कोफिशिएंट तो इसका 1 हो गया, y के साथ भी नहीं है 1, नीचे हमारे पास यहाँ पे 55 और यहाँ पे 80, इधर आगे हमारे पास x और y हो गए, और इधर वैल्यू जो है हमारे पास वो है 20 और 1400। ठीक है, अच्छा अब देखें क्रैमर रूल यूज करेंगे, वो सबसे इजी है। ये वैल्यू मैट्रिक्स x a है, ये x है और ये इक्वल टू b। अब देखें क्रैमर रूल में आपको पता है x की वैल्यू फाइंड करने का सिंपल सा फार्मूला a x मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड, इसी तरह y के लिए भी a y डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं हम, मॉड भी बोलें, ठीक है एक ही बात है। अब देखिए सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं क्योंकि वो दोनों फार्मूलों में यूज हो रहा है। तो a का डिटर्मिनेंट देखें क्या आएगा, a वाली मैट्रिक्स ये है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 को 55 के साथ। ठीक है, 80 1 ज़र 80 माइनस 55 1 ज़र 55, तो 80 में से 55 अगर गए तो कितने बच गए 25, तो ये हमारे पास 25 आ गया है a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अच्छा अब देखें तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो a x का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए। सबसे पहले हम a x वाली मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखिए a वाली मैट्रिक्स जो थी उसका x वाला कॉलम हम रिप्लेस कर देंगे इन दो वैल्यूज के साथ, ठीक है 20 और 1400 के साथ, और y वाली ऐसी हमारे पास आ जाएंगी 1 और 80। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट इसका निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी 20 मल्टीप्लाइड बाय 80 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1400। 20 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1600 आते हैं, माइनस 14 1 जार 1400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400। अब 1600 में से 1400 माइनस हो गए तो ये 200 हमारे पास बच गए। अब देखें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो ax का है ये यहाँ पे वैल्यू ऊपर आ जाएगी, और a का जो डिटर्मिनेंट थी वो वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू ये हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हमारे पास बनता है, देखें 5 5 जार 25, 5 4 जार 20 और साथ में 0, 5 1 जार 5 एंड 5 8 जार 40, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। उसके बाद दूसरी वैल्यू y के निकालनी है, तो a y का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, तो a y वाली पहले मैट्रिक्स में बना लेता हूं। देखिए a y वाली मैट्रिक्स बनाने के लिए इसका जो y वाला कॉलम है ना a मैट्रिक्स का, उसको हम रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यूज के साथ। पहला कॉलम वैसे ही आ जाएगा 1 और 55, और दूसरे कॉलम की जगह हम ये 20 और क्या आ जाएगा हमारे पास 1400। ठीक है, अच्छा अब देखें तो हमारे पास इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, तभी तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1400 के साथ, माइनस 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 55 के साथ। ठीक है, तो 1400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1400 ही रहेगा, माइनस 20 को अगर आप 55 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1100 हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, तो देखें ये ए वाई का हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया है, 1400 में से 1100 माइनस करें 300, ये हमारे पास यहाँ पे आ गई है वैल्यू। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए a y के जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगी, यानी कि 300 यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 25, तो y इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, आप इसमें कैंसिल हो सकते हैं, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30 और साथ में 0, 5 1 जार 5 और 5 12 जार 60, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या करना है कि जो मेटल यूज करना है, एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी थी, मेटल विद 55% एल्यूमिनियम। ठीक है, तो उसको हमने एक्स का नाम दिया था कि उसको आपने इतना यूज करना है, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 8।
तो मेटल विद 55% जो एल्यूमिनियम है उसको हमने 8 किलोग्राम यूज करना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। मेटल में अब यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बता देता हूँ आपको, लिखना है आपने मेटल विद 55% आपने जो यूज करना है वो है 8 किलोग्राम, ठीक है। और जो मेटल था जिसमें 80% एल्यूमिनियम था उसको आपने कितना यूज करना है, वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 12 किलोग्राम, तो वो आपने नीचे लिख देना है, मेटल विद 55 विद 80% एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 12 केजी, ठीक है। तो वो आपने 12 किलोग्राम यूज करना है। फिर आपके पास ये जो फाइनल हमारे पास था 20 किलोग्राम एल्यूमिनियम, उसमें 70% होना चाहिए, तब ये हमारे पास कंडीशन जो है वो पूरी होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, soybean meal contains 60% protein and corn meal contains 9% protein. How many pounds of each should be mixed together in order to get a 350 lb mixture that is 12% protein? ठीक है, देखिए इसमें हमने फाइंड क्या करना है कि how many pounds of each, ठीक है, इनके सोयाबीन मील के हमने कितने पाउंड यूज करने हैं और कॉर्न मील के कितने पाउंड यूज करें जो हमारे पास इस वेट का हमारे पास ये वाला वेट आए, ठीक है, और उसमें प्रोटीन जो है वो 12% हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, हमने जो चीज फाइंड करनी है उसको हम एक को एक्स का नाम दे देते हैं, एक्स इज इक्वल टू पाउंड्स ऑफ सोयाबीन मील, ठीक है। इसके जितने भी पाउंड हैं उनको हमने एक्स का नाम दे दिया और वाई को हमने नाम दिया पाउंड्स ऑफ, दूसरा हमारे पास क्या था, कॉर्न मील, ठीक है। अब देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अच्छा देखें, सबसे पहले तो उसने कहा है कि अगर हम सोयाबीन मील और कॉर्न मील को हम यूज करें दोनों को, तो हमारे पास ये वाला वेट आना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसके पाउंड यूज करें और इसके पाउंड, कितने पाउंड यूज करेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए, यानी कि x प्लस वाई हमारे पास क्या आएगा 350, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि 60% जो प्रोटीन है वो इसमें है सोयाबीन मील में और 9% इसमें है, ठीक है। और जो फाइनल हमारे पास बन के आएगा उसमें 12% जो है वो प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, और इसका वेट इतना होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो सोयाबीन मील है हमारे पास इसमें कितने 16% है, तो 16% ऑफ एक्स, एक्स को हमने सोयाबीन मील का नाम दिया हुआ है, ठीक है, प्लस कॉर्न मील यानी कि वाई का कितना परसेंट होना चाहिए 9%, 9% ऑफ वाई इज इक्वल टू फाइनल हमारे पास कितना आना चाहिए 12% और साथ में मल्टीप्लाइड बाय कितना वेट है टोटल उसका 350, तो यहाँ पे 350 आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन होगी है। अब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को अगर हम खत्म करेंगे तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। 100 जब 16 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा शुरू में 0.16x प्लस इधर भी जब ये 100 डिवाइड होगा तो ये 0.09y, ये बेशक आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लें, और इधर जब इसको डिवाइड करेंगे 12 को 100 से तो 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 350, ठीक है। तो देखें हमारे पास जो इक्वेशन 0.16x प्लस 0.09y इज इक्वल टू 0.12 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 350 से, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास के क्या वैल्यू आती है। 0.12 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 350 के साथ तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 42, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 42, ठीक है। अब देखें पूरी इक्वेशन को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16x जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 42 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4200 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं जरा अरेंज करके लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 350 और जो दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 16x प्लस 9y इज इक्वल टू 4200, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कोई मेथड मेंशन नहीं है कि कौन से मेथड से करना है, हम क्रैमर रूल से कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे ऊपर हमारे पास 1 1 और नीचे 16 और 9 आ जाएगा, साथ में वेरिएबल हमारे पास x और y आ जाएंगे इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 350 और 4200 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये वाली मैट्रिक्स A होती है, ये वाली x और ये वाली B, ठीक है।
तो अब सबसे पहले x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो फार्मूला इसका होता है ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। इसी तरह y की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, ठीक है। अच्छा अब देखें, सबसे पहले हम दोनों साइड में a डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो हम a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। देखें ये वाली a वाली मैट्रिक्स है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ माइनस 1 को 16 के साथ, 1 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो 9 1 जा 9 माइनस 16 1 जा 16, 16 में से 9 को माइनस करें तो 7 आता है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -7 हमारे पास आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ax का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ax वाली मैट्रिक्स बना लेते हैं। उसके लिए a वाली मैट्रिक्स का जो x कॉलम है उसको हम इन वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर देंगे, 350 और 4200, 350 और 4200, और इधर हमारे पास 1 और 9 ये ऐसे ही आ जाएंगे, 1 और 9, ठीक है। अब देखें ax का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 350 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4200, ठीक है। 350 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज कर लें तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। 350 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये हमारे पास 3150, 3150, ठीक है। माइनस 4200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 ही रहेगा। अब इनको माइनस कर देते हैं, ठीक है। 4200 के साथ 4200 माइनस 3150, तो 1050 आ जाएगी वैल्यू, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 1050। ये हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट। अब x की वैल्यू निकालने के लिए ax का डिटर्मिनेंट यहाँ पे पुट करेंगे और a का जो डिटर्मिनेंट आया था वो नीचे, तो माइनस 1050 डिवाइडेड बाय -7, ठीक है। माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो ये मेरे पास वैल्यू आई है 150, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 150। अब दूसरी वैल्यू y के निकालनी है तो उसके लिए a y का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, और a y के डिटर्मिनेंट के लिए a y वाली मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो a y की मैट्रिक्स बनाने के लिए इस a वाली मैट्रिक्स का जो y कॉलम है उसको इस वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। 1 और 16 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे आगे आ जाएगी 350 और 4200, ठीक है। तो a y का हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट। तो a y डिटर्मिनेंट देखें क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 1 को मल्टीप्लाई कर दें 4200 के साथ, माइनस 350 को मल्टीप्लाई कर दें 16 के साथ, 350 मल्टीप्लाइड बाय 16, ठीक है। तो 4200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 ही रहेगा, ठीक है। और माइनस 350 को 16 से मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि क्या आता है, 350 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 5600, ठीक है। अब देखें 5600 में से अगर हम 42 को माइनस करें तो ये 1400 आएगी, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 1400, ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऊपर आएगी और a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नीचे आएगी, यानी कि 1400 हमारे पास माइनस 1400 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट -7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 1 से 7, 7 2 से 14, साथ में 200 जीरो भी आ जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 200, ठीक है। अब देखें x को हमने क्या नाम दिया था, पाउंड्स ऑफ सोयाबीन मील, ठीक है। तो कितने पाउंड यूज होंगे सोयाबीन मील के, 150, ठीक है। तो पाउंड्स यूज्ड ऑफ सोयाबीन मील इज इक्वल टू 150। सिमिलरली पाउंड यूज्ड फॉर कॉर्न मील, वो कितने हमारे पास हो जाएंगे, 200 पाउंड, ठीक है। तो वो आपने नीचे ये वैल्यूज की लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। पेरीमीटर ऑफ अ लॉट इज 190 मीटर, द विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ, फाइंड द डायमेंशंस, ठीक है। बच्चों लॉट बोलते हैं हमारे पास जमीन का कोई भी एक टुकड़ा है उसको हम लॉट बोलेंगे, ठीक है। उसकी अब उसने बताई है कि उसके जो पेरीमीटर है वो 190 मीटर है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अगर इसकी ये लेंथ है, ठीक है, ये भी इसकी लेंथ होगी और ये विड्थ है और ये भी इसकी विड्थ होगी, ठीक है। जैसे अगर लेंथ को मैं x का नाम दे देता हूँ, इधर भी हमारे पास x आ जाएगा, और विड्थ को मैं y का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इन सब को अगर मैं प्लस करूंगा ना तो ये इसकी पेरीमीटर हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद उसने जो दूसरी कंडीशन दी है उसमें उसने कहा है कि द विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ, जो विड्थ है वो लेंथ की का जो चौथा हिस्सा है वो उसके इक्वल है, ठीक है।
और फिर हमने क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन मतलब उसकी हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है कि उसकी एक्चुअल लेंथ और विड्थ क्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू, x को मैं जैसे उस डायग्राम में मैंने लेंथ बोल दिया है तो x को मैं लेंथ कह देता हूं और y को मैं विड्थ कह देता हूं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखें पेरीमीटर इसके कितने दिए हुए हैं, 190 मीटर। अब देखें x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, यानी कि 2x प्लस 2y ये इसके सारे पेरीमीटर आ जाएंगे और ये कितने हैं 190, ठीक है। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 190, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है। दूसरी चीज उसने कहा है कि विड्थ जो है वो लेंथ का चौथा हिस्सा है, ठीक है। विड्थ हमारे पास क्या है y, तो y इज इक्वल टू लेंथ हमने क्या x, तो ये 1/4x होगी, ठीक है। यानी कि x का जो चौथा हिस्सा है, लेंथ का जो चौथा हिस्सा है वो हमारे पास विड्थ के इक्वल है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई है इसमें डिवाइड आ गया है, तो डिवाइड को खत्म करने के लिए बल्कि इससे पहले क्या करते हैं, 1/4x को मैं इधर लेके आऊं तो ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का बन जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस 1/4x इज इक्वल टू, इधर जीरो रह गया क्योंकि सारी वैल्यू तो इधर आ गई। अब इस 4 वाले डिवाइड को खत्म करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड। देखो 4 को जब y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4y माइनस 4 को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा ये 4 और 4 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ x आ जाएगा इज इक्वल टू 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही रहता है, ठीक है। अब ये एक और ये एक, ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। इनको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 190, इसके बाद हमारे पास है 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए इसको मेथड तो कोई मेंशन नहीं है तो मैं क्रैमर रूल यूज करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना लेंगे, 2 4 2 और -1, ठीक है। एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है मतलब 1 और साथ में माइनस भी है तो -1। आगे हमारे पास एक्स और वाई वाली मैट्रिक्स बन जाएगी इज इक्वल टू के इधर हमारे पास 190 और 0, ठीक है। ये हमारे पास ए वाली मैट्रिक्स है, ये एक्स वाली है और ये बी वाली है, ठीक है। हमने करना क्या है, हमने डायमेंशन यानी कि लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रैमर रूल में जो फार्मूला यूज होता है वो ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो वो ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये जो ए वाली मैट्रिक्स है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 1 जार 2, साथ में माइनस भी है तो -2, -2 4 जार 8, -2 -8 कितना हो जाएंगे -10। तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। अब देखें दूसरी चीज हमने जो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए करनी है वो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए एक्स वाली मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स वाली मैट्रिक्स मैंने आपको बताया है कि जो ए वाली मैट्रिक्स है उसको एक्स वाला कॉलम हम इन वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 190 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे नीचे 0, और y वाला कॉलम 2 -1 ये ऐसे ही अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। अब देखें ए एक्स का हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 190 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 190 मल्टीप्लाइड बाय -1, -2 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब देखें 190 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 190 रहेगा, साथ में माइनस है तो -190, और 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो वो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो ऊपर पुट करेंगे और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नीचे पुट करेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा -190 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा -10, माइनस और माइनस कैंसिल, ये 0 और 0 भी कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 19, ठीक है। अच्छा, दूसरी वैल्यू हमने y की फाइंड करनी है, तो y की फाइंड करने के लिए a y का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो सबसे पहले हम a y वाली मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। a y वाली मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे कि a वाली मैट्रिक्स का जो y कॉलम है उसको हम इन वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर देंगे। पहला कॉलम ऐसे ही आ जाएगा 2 और 4, दूसरे कॉलम की जगह 190 और 0, 190 और 0,
ठीक है। अब ए वाई का हमें डिटर्मिनेंट चाहिए तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट क्या होगा? देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 190 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें वो 0 आता है और 190 को मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ कि 190 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा? 190 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हमारे पास 760 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में माइनस का साइन भी है तो माइनस 760। ठीक है, ये ए वाई डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वाई की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी और a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नीचे। तो y इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा माइनस 760 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास एक ही हमारे पास डिटर्मिनेंट -10 था। ठीक है, तो माइनस और माइनस कैंसिल, 0 के साथ कैंसिल, y इज इक्वल टू 76। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं। y इज इक्वल टू, अब देखिए x को हमने क्या नाम दिया था? लेंथ का। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास लेंथ आई है वो आई है 19 मीटर। ठीक है, और विड्थ, y को हमने विड्थ का नाम दिया हुआ था। ठीक है, तो विड्थ हमारे पास जो आई है वो है 76 मीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका जो आखिरी क्वेश्चन था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका सॉल्व हो गया है और होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी ये एक्सरसाइज। लेकिन फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आप तक इजीली पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।